What's up, champions? Welcome back to Grand Acad's Class 12 English Speech Series. आज हम पढ़ने वाले हैं what is probably my favorite chapter in Class 12 English. मुझे बहुत सारे चैप्टर्स पसंद हैं, but right now I am really enjoying this chapter which is called The Third Level written by Jack Finney. Guys, अगर आपको स्पीड सीरीज के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे इंटरनेट पे ये क्लास 12 इंग्लिश को पढ़ने का सबसे एफिशिएंट, सबसे क्विक और बेस्ट वे है. अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो ग्रैंड अकैड को. और स्पीड सीरीज हमने हर एक क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर के लिए बनाई है, तो उनके लेक्चर्स आप चेकआउट कर सकते हो. इसकी हमने प्लेलिस्ट कोर्स बना दिया है. लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. आपको वहां पे हमारे नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, हमारी ऐप का लिंक भी मिल जाएगा एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए, और हमारे फ्लैगशिप स्टेलर कोर्स ग्रैंड अकैड प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा, जहां से बहुत सारे टॉपर्स निकले हैं. Before I begin with this chapter, I want you to understand what this chapter is about. बहुत सारे लोग कहते हैं सर क्या ये टाइम ट्रैवल के बारे में है? Perhaps it alludes to it, but I don't think it's about time travel. बहुत लोग बोलेंगे सर क्या ये साइंस फिक्शन है? You are right, it is a science fiction tale. लेकिन what this chapter is about the effects that worldly events can have on our mental health. Guys, जब भी दुनिया छोड़ो, जब आपके अराउंड लेट्स से आपकी क्लास में कोई बैठा हुआ है, अकेले खाना खा रहा है और वो पूरे स्कूल डे के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रबल्ड दिख रहा है, दैट पर्सन इज नॉट ईटिंग वेल, दैट पर्सन इज अपीयरिंग वेरी सैड, कहीं ना कहीं उनके सैडनेस की वजह से आप भी बुरा फील करोगे, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू फील एम्पैथी. अगर आपके कॉलोनी में कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है, लेट्स से कोई नाला है जो बंद हो चुका है जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो गई है, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर डे टू डे लाइफ. आप गाड़ी नहीं निकाल पाओगे, इतनी आसानी से बाहर नहीं जा पाओगे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हमारे अराउंड, हमारे बाहर जो चीज़ें हो रही होती हैं वो हमें इम्पैक्ट करती हैं इन वेरियस वेज. इस चैप्टर में जैक फिनी हमें दिखाएंगे कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लोगों के मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट्स पड़े थे. वॉर इज अ डीपली ट्रबलसम थिंग इन मोर वेज देन वन, और इधर उसका मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट की बात होने वाली है. जैक फिनी की ये जो स्टोरी है, इट इज एक्चुअली अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल अमिडस्ट अ चेंजिंग वर्ल्ड, जहां पे वॉर हो रहा है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, नौकरियां आ रही हैं, ओवर वर्क हो रहा है, फैमिली लाइफ दूर हो रही है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं अपने होम टाउन से शहरों में जा रहे हैं, जो इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है. उसका बहुत ज्यादा इमोशनल कॉस्ट होता है मोस्ट लोगों के लिए. ये सारी थीम्स आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी. सो सिट बैक, रिलैक्स. ये वीडियो आपको एंड तक देखना है. स्पीड सीरीज में हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और किसी चीज को फॉलो नहीं करते, और यहां पे आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है फ्रॉम द बेस्ट टीचर. ओके, शुरू करते हैं इस चैप्टर को. द साइकाइट्रिस्ट पर्सपेक्टिव, वेकिंग ड्रीम, विश फुलफिलमेंट. स्टोरी शुरू होती है, अगर आप एनसीईआरटी पेजेस को फॉलो करो, जब चार्ली, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है, वो अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम वीनर से मिलने जाता है. लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए. बैकग्राउंड क्या है कि बेसिकली एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क सिटी में. ठीक है, न्यूयॉर्क शहर आपको पता होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. वहां पे एक ग्रैंड सेंट्रल नाम का स्टेशन है, जैसे हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन होते हैं. वहां पे 2 लेवल्स हैं. 2 लेवल्स का मतलब 2 फ्लोर हैं, मंजिलें हैं. लेकिन चार्ली जी को सडनली एक रात को तीसरा लेवल मिल जाता है, और उधर बहुत सारी चीजें होती है जो हम बाद में पढ़ेंगे. अब आप कह सकते हो ये आंखों का धोखा हो सकता है, मानसिक संतुलन इधर होने का साइन हो सकता है, वो सारी चीजें बाद में है. लेकिन इस सब को एक्सपीरियंस करने के बाद वो अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड के पास चला जाता है, जिसका नाम होता है सैम वीनर. साइकाइट्रिस्ट के पास क्यों जाता है? बिकॉज वो अपनी सेनिटी पे डाउट करने लगता है कि जो मैंने देखा था क्या वो सही था, अगर नहीं है तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है. दैट इज व्हाट इज बीइंग अलूडेड टू हियर. Charlie's initial attempt to explain his experience, कौन सा experience आपको पता है, थर्ड लेवल वाला, leads him to consult a psychiatrist who offers a rational albeit dismissive explanation of the third level. देखिए गाइज, अगर कोई इंसान है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है जो रियल नहीं है, एक साइकाइट्रिस्ट जिसका काम है लोगों की मेंटल हेल्थ को देखना, उनकी ब्रेन हेल्थ को देखना, वो आपको रियलिटी में लाने की कोशिश करेंगे, और वही चीज इधर हो रही है. अगर कोई डिल्यूडेड है, अगर कोई हलुसिनेट कर रहा है, तो एक साइकाइट्रिस्ट को यहां पे डिसमिसिव होना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड लेवल एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता था.
चार्ली जो इस स्टोरी के नरेटर हैं, एंड एक चीज याद रखना माय डियर चैंपियंस, चार्ली के स्पेलिंग बच्चे बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं। चार्ली के स्पेलिंग होते हैं CHARLEY, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स चार्ली को CHARLIE लिख के आ जाते हैं, जो टोटली गलत है। द नरेटर असर्ट करता है, वो बोलता है भाई मैं गया हूं इधर, थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। अ क्लेम वेहेमेंटली डिनाइड बाय द रेलवे प्रेसिडेंट्स हु विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट दे आर ओनली टू। बेसिकली जो रेलवे पे काम करते हैं वो बोलेंगे भाई ऑब्वियसली हमारा काम है इधर, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ 2 लेवल्स हैं। इसका मतलब है कि रियलिटी में 2 लेवल्स हैं, तो थर्ड लेवल की बात कहां से आ गई? इट वॉज ऑब्वियसली समथिंग टू डू विद हेलुसिनेशन, समथिंग टू डू विद ग्रेटर डिल्यूजन, जो हम बाद में बात करेंगे। टू वैलिडेट हिज सेनिटी कि भाई क्या मैं ठीक हूं, क्या मेरा मानसिक संतुलन ठीक है, इज माई मेंटल हेल्थ डूइंग फाइन, चार्ली टेक्स द ऑब्वियस स्टेप ऑफ टॉकिंग टू अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अमंग अदर्स। अब आप बोलोगे सर इसमें ऑब्वियस क्या है? कल्चर की फर्क होती है। जैसे अगर आप देखोगे एक टाइम पे बिलीव किया जाता था कि अगर किसी को ऐसे कंसर्न्स हैं तो उस पर किसी विच ने कुछ काम कर दिया है, किसी ने कुछ पोशन लगा दिया है, कोई जादू कर दिया है किसी के ऊपर। कल्चर की बात होती है, लेकिन मैनी कल्चर्स में, स्पेशली वेस्टर्न कल्चर्स में, अगर आप ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो, द फर्स्ट स्टेप इज टू गो टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एंड दिस इज व्हाट द राइट थिंग इज। इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग दीज थिंग्स, यू शुड टॉक टू अ डॉक्टर। ठीक है गाइस, द साइकाइट्रिस्ट जो प्रोफेशनली बात करता है लेकिन फिर भी डिसमिसिव वे में बात करता है, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी प्रोफेशनल पर्सनल बाउंड्री मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दीज 2 पीपल आर फ्रेंड्स। एक्सप्लेन्स चार्लीज एक्सपीरियंस एज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है? वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, वेकिंग ड्रीम क्या होती है? एक ऐसा सपना जो आप देख रहे हो जब आप जगे हुए हो। सो इट्स लाइक अ डे ड्रीम, लेकिन नॉट इन द सेंस कि आप ऐसे सोच सोच के अपने ड्रीम में हो। वेकिंग ड्रीम का मतलब यू आर लिविंग आउट दैट ड्रीम, ये एक लूसिड एक्सपीरियंस है। वेकिंग ड्रीम ये है। विश फुलफिलमेंट का क्या मतलब है? विश फुलफिलमेंट मतलब आपके अंदर की जो इच्छा है कि आप शायद अलग जगह जाना चाहते हो, मे बी यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द पास्ट, मे बी यू वॉन्ट टू गो बैक टू द गुड ओल्ड डेज लाइक मेनी पीपल से, उसकी बात हो रही है। तो जो चार्ली का एक्सपीरियंस है वो एक वेकिंग ड्रीम है, एंड एट द सेम टाइम दैट वेकिंग ड्रीम इज पावर्ड बाय हिज डिजायर टू हैव हिज विश फुलफिल्ड। विश क्या है वो हम आगे डिस्कवर करेंगे, अभी मैं आपको नहीं बताने वाला चैप्टर के फ्लो के अकॉर्डिंग। दिस साइकोलॉजिकल टर्म सजेस्ट दैट चार्ली सबकॉन्शियस डिजायर, अंदर ही अंदर उसका डिजायर है, आपको पता होगा जो हमारी ड्रीम्स होती हैं वो में मेटाफोरिकली चीजें दिखाती हैं, टू एस्केप द हार्श रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड हैज मैनिफेस्टेड एज अ विविड हेलुसिनेशन। जो उसका अंदर का डिजायर है वो ये थर्ड लेवल की हेलुसिनेशन में बन के पैदा हो चुका है। आपके अंदर जो डिजायर्स हैं, अगर आप उसके बारे में गाना लिखो, दे विल मैनिफेस्ट एज अ सॉन्ग। यू राइट अ पोम, दे विल मैनिफेस्ट एज अ पोम। बट इफ दे आर बॉदरिंग यू ऑन अ डीप मेंटल सबकॉन्शियस level, they will show up in dreams, they will show up in your day-to-day language, and they will show up in how you talk to other people. The psychiatrist elaborates, वो बताता है कि जो हमारी आजकल की दुनिया है, जैसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बोला जाएगा, is full of insecurity। बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं लोग, फिजिकली भी मेंटली भी, क्योंकि भाई वॉर चल रहा है तो लोगों में बहुत ज्यादा फियर है, वॉर चल रहा है, वरी है, टेंशन है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। जब भी दुनिया में बहुत सारे बदलाव आते हैं तो जो सिविलाइजेशन के लोग होते हैं, जैसे आप हैं, मैं हूं, उनके अंदर इमोशंस के चेंज आप ऑलमोस्ट हर बार देखोगे। जैसे अब मे बी और वॉचिंग दिस, मतलब आई एम अपलोडिंग दिस ड्यूरिंग द टाइम वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। आई डोंट नो व्हेन यू आर वॉचिंग दिस, most probably you're watching it when AI is a big thing, or when AI is continuing to be a big thing, or is starting to be a big thing. तो लोगों में बहुत ज़्यादा टेंशन इसके रिगार्डिंग भी पैदा होती है कि क्या हमारी नौकरी बचेगी, क्या हमारी इंडस्ट्री सेम रहेगी। सो जब भी एक मेजर चेंज होता है दुनिया में, ठीक है, मेजर चेंज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, नेगेटिव चेंज भी हो सकता है, बहुत सारी टेंशन, फियर, अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है। लेकिन वॉर जैसी चीज़ में इसका फिजिकल एस्पेक्ट भी होता है। आप इमेजिन कर सकते हो व्हाट चार्ली इज गोइंग थ्रू एंड व्हाट द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू, इंप्लाइंग दैट चार्ली लाइक मेनी अदर्स yearns for an escape। yearns for an escape का मतलब वो बहुत डेस्परेटली एक एस्केप चाहता है। अगर आपके अराउंड आपकी जिंदगी में स्ट्रेस है, आपकी कॉलोनी में स्ट्रेस है, आपकी सिटी में स्ट्रेस है, देश में स्ट्रेस है, एंड बाय रिजल्ट वर्ल्ड में स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस्ड होगे। You are not an isolated human being. You are a part of a society, which is a part of another society, which is a part of another society, which is a part of a global society, which is a part of a civilization, which is a part of the world.
इसका डोमिनो इफेक्ट होता है, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तो वो कह रहे हैं लाइक मेनी अदर्स चार्ली, आप अकेले नहीं हो, यू यर्न फॉर एन एस्केप। आप चाहते हो कि जो भी आपकी जिंदगी की टेंशन है वो हट जाए, एंड एज अ रिजल्ट यू आर एबल टू बिकम एंड फील सेन अगेन, कि आपको लगे कि जो आपकी दुनिया है वो वापस नॉर्मल हो जाए। While this explanation initially upsets Charlie's wife, जिसका नाम था लुइजा, उन्हें लगता है यार मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है, why is he going through these hallucinations, what is happening, उनको upsetting लगता है। The psychiatrist insists that everyone desires escape, but not everyone, quote unquote, by the way स्पीड सीरीज में आपको बहुत सारे quote unquotes मिलेंगे। ये क्या है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ठीक है गाइस। सो डायरेक्टली जो एनसीईआरटी में मेंशन है लाइंस, ये इंपॉर्टेंट होती हैं आपके आंसर्स के लिए, तभी हमने स्पीड सीरीज में इन्हें इंक्लूड करा है। बताओ, इसके लिए लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है इतने बढ़िया कंटेंट के लिए। Not everyone wanders down into any third level at Grand Central Station। वो कहता है एक चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, हाँ, you are stressed like many other people in the world who are going through XYZ things because of what is happening in the world। सब लोग एस्केप चाहते हैं, लेकिन मोस्ट लोग अपना एस्केप कैसे ढूंढते हैं? रात को पिज्जा मंगा लेंगे रोज डी स्ट्रेस करने के लिए, कोई टीवी शो देख लेंगे, कोई वीडियो गेम खेल लेंगे, कुछ नॉर्मल सी इनोसेंट सी चीज में वो अपना एस्केप ढूंढ लेते हैं। लेकिन नॉट एवरीवन इज ट्रबल टू अ लेवल कि उन्हें हेलुसिनेशंस होने लग जाती हैं और वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के थर्ड लेवल में पहुंच जाते हैं। Basically, he's saying that it is a problem. He further suggests that Charlie's seemingly innocuous hobby of stamp collecting is merely a temporary refuge from reality। वो कहते हैं कि जो आपकी innocent hobby भी है ना, कि आप स्टैम्प कलेक्ट करते हो, जैसे मैंने आपको बताया लोगों की हॉबीज हो सकती हैं, पास टाइम्स हो सकते हैं जिससे वो एस्केप करेंगे, गिटार प्ले कर रहे हो, नॉवल लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इफ इट्स पावर्ड बाय योर डिजायर टू एस्केप फ्रॉम योर लाइफ और योर सर्कमस्टांसेस, इट इज अ हॉबी विच इज ड्रिवन बाय दैट एस्केप। तो वो कह रहे हैं कि जो आपकी स्टैम्प कलेक्टिंग की भी हॉबी है ना, माय डियर चैंपियंस, चार्ली की, वो भी एक टेम्पररी रिफ्यूज है आपकी रियलिटी से। रियलिटी मतलब उनकी जिंदगी, रिफ्यूज का मतलब एक ऐसी चीज जो आपको शेल्टर प्रोवाइड करती है, वेयर यू कैन सीक सॉलेस, वेयर यू कैन फील पीसफुल अमिडस्ट अ टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो वो कह रहे हैं सिर्फ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात नहीं है, आजकल जो आपकी हॉबीज भी हैं वो भी आपको आपकी रियलिटी से बचा रही हैं। चार्ली हाउएवर सटली चैलेंजेस दिस बाय नोटिंग दैट हिज ग्रैंडफादर, जिनकी खुद की हॉबी थी स्टैम्प्स कलेक्ट करने की, जो उन्होंने इनहेरिट करी है, lived in a pretty nice and peaceful era and had no such need for an escape, hinting that his own experience might be more than just a psychological projection। तो यहां पे वो कहते हैं आपको जो बोलना है बोल लो सैम, यू आर अ साइकाइट्रिस्ट, आई विल नॉट चैलेंज योर स्टेटमेंट्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ठीक है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की बात हो सकती है कंसर्निंग हो, लेकिन मेरी जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है, ये सेम कलेक्शन मेरे ग्रैंडफादर करते थे। तो अब हमें पता चल जाता है कि उनके पास ये हॉबी क्यों है, ही इज इनहेरिटेड इट। बेसिकली अगर वो देख रहे हैं बचपन में अपने ग्रैंडफादर को ये सब करते हुए, चांसेस हैं कि वो वही कर लें एज अ हॉबी। तो वो कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर तो एक ऐसे टाइम में रहते थे जहाँ पे कोई वॉर नहीं था, इट वॉज प्रिटी नाइस एंड पीसफुल एंड देयर वॉज नो नीड फॉर एन एस्केप। तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो शायद इंटायरली ट्रू नहीं है। बेसिकली ही इज सेइंग maybe there's a chance that the Grand Central Station was real and not just an escape. Charlie recounts the ordinary evening that led him to the extraordinary discovery, emphasizing the confusing nature of the Grand Central Railway Station. अब हमें पता चलने वाला है कि उनका ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में एक्सपीरियंस कैसा था। What happened in the Grand Central Railway Station? Grand Central Railway Station के बारे में पेक्यूलियर चीजें क्या थी, ये चीजें बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बातें ध्यान से सुनना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। Charlie describes himself as an ordinary guy named Charlie. I'm 31 years old, emphasizing his normalcy to counter the psychiatrist diagnosis. वो कहता है यार पता नहीं मेरे को क्या बोल रहा है मेरा दोस्त, मैं तो एक नॉर्मल सा व्यक्ति हूँ, मैं कोई जनरल नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई हाई कोर बिजनेसमैन नहीं हूँ कि मैं चीज़ों से अफेक्ट हूँ। आई एम जस्ट अ नॉर्मल 31-year-old guy raising a family, having a wife named Louisa. I'm a normal guy working a normal job, man. Emphasizing his normalcy. भाई मेरे को किस बात का स्ट्रेस होगा, और अगर स्ट्रेस तो सबकी जिंदगी में होता है, इतने लेवल का स्ट्रेस क्यों होगा मेरे पास। He recounts, मतलब he remembers a typical late night at the office when he was in a hurry to get home to his wife Louisa. तो अब ना लोगों के लाइफ में चेंजेस हैं वो सटली दिख रहे हैं, ये आपको बहुत कम टीचर्स बताएंगे। दिस इज कॉल्ड रीडिंग। आप कहोगे सर रीडिंग क्या होता है, तो मैं पढ़ ही रहा हूं, दिस इज रीडिंग। नहीं, इंग्लिश की रीडिंग होती है क्रिटिकल रीडिंग। हर एक लाइन के पीछे एक मीनिंग होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है, जिससे नैरेटिव टेक्निक्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब इंग्लिश इजी सब्जेक्ट नहीं रहा, नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस के लिए आपको ऐसी चीजें समझनी पड़ेंगी, और ये मैं आपको समझा रहा हूं।
टिपिकल लेट नाइट एट द ऑफिस व्हेन ही वाज इन अ हरी टू गेट होम टू हिज वाइफ लुइजा। अब बोलोगे सर इसमें क्या है, तो नॉर्मल है। नहीं, ये नॉर्मल नहीं होता था, ठीक है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज, ये चार्ली का होम टाउन नहीं है। ही कम्स फ्रॉम द टाउन ऑफ गेल्सबर्ग इलिनॉय, ठीक है। ही कम्स फ्रॉम द टाउन ऑफ गेल्सबर्ग इलिनॉय, जो न्यूयॉर्क से बहुत अलग जगह है, ठीक है। वेरी वेरी डिफरेंट जगह। वहां पे इतनी कॉमर्स नहीं है, इतनी डेवलपमेंट नहीं है जितनी न्यूयॉर्क में है। ऑब्वियसली यू नो न्यूयॉर्क इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस सिटी इन द वर्ल्ड, इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इस इंसान को अब सोसाइटी में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? पीपल आर स्टार्टिंग टू वर्क शिफ्ट्स। ये चीजें नॉर्मल नहीं होती थी दुनिया में, ये 8-8 घंटे की शिफ्ट्स। उससे पहले तो और भी ज्यादा घंटों की शिफ्ट्स होती थी, ठीक है, बहुत घंटों की शिफ्ट्स होती थी। सडनली कोई इंसान जो अपने इवनिंग्स रिलैक्स होते हुए बिता रहा है, वो एक ऐसे शहर में आ जाए जब रात तक उसे काम करना पड़ रहा है। सोचो 8 बजे कोई गया अपने घर से, ऑफिस पहुंचा, रात के 10 बजे तक वो ऑफिस में है, फिर वो निकल रहा है और अपनी बीवी के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा, तो वो हरी में ही तो होगा, उससे स्ट्रेस नहीं होगा किसी इंसान को। ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे। सबवे क्या होती है? मेट्रो होती है, सबवे सैंडविच नहीं होता ये। फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, डीमिंग इट फास्टर देन द बस। अब आप बोलोगे सर इजी डिसीजन, इसमें आप क्या हमें ज्ञान देना चाहते हो? ये भी यहां पे कुछ आपको बता रहा है। देखिएगा, इस लिटरेचर को ना बहुत क्रिटिकली आपको पढ़ना होता है और मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। ये आपको स्किल जिंदगी में बहुत काम आएगा। डीमिंग इट फास्टर देन द बस। इज फास्टर ऑलवेज गुड? अगर आपको ब्रेड बनानी है, ठीक है, यू कैन मेक इट द सार्डो मेथड, जिसमें फर्मेंटेशन में टाइम मिलेगा, और यू कैन मेक इट वेरी क्विकली विदाउट द यीस्ट, विदाउट द सार्डो मेथड, लेकिन वो सार्डो जैसी नहीं बनेगी। When the world started industrializing, जब capitalism बड़ा होता गया, when you know markets became free and people could participate in the markets, when organizations started to grow, everything started getting optimized for speed. तो यहाँ पे उसकी लाइफ के भी पर्सनल डिसीजंस अब स्पीड से ऑप्टिमाइज हो रहे हैं। ये चीजें आपको जैक फिनी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से आप सुनते रहना मुझे। दिस सीमिंगली मंडेन डिसीजन, एवरीडे डिसीजन है यार, अब तो हम ऑब्वियसली हम इसी एरा में रहते हैं, हम भी ऐसे डिसीजंस मेक करते हैं, हम कोई ग्रेटर देन चार्ली नहीं है ऐसे एस्पेक्ट में। सेट्स द स्टेज फॉर हिज अनयूजुअल एडवेंचर। अगर वो बस ले लेता तो वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जाता ही नहीं, एंड देन ऑल ऑफ दिस वुड नॉट हैव हैपेंड। He describes his routine walk through Grand Central, down to the first level for trains like the 20th century, then to the second level for suburban trains. However, on this particular night, इस रात को, he ducked into an arch doorway. Duck मतलब वो ऐसे करके एक doorway था जिसमें एक arch जा रही थी, वो ऐसे bend हो रहा था door, वो duck करके उधर चला जाता है, heading for the subway, तो वो ऐसे करके जा रहा है, and then he enters a place which he has never seen before, and he gets lost in the subway station. ठीक है? He ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. He admits that getting lost in the Grand Central railway station is easy to do. Basically, अगर आप कोई भी रेलवे स्टेशन में गए हो, आपको पता होगा बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे साइंस लगे होते हैं, ये ट्रेन इधर है, ये ट्रेन इधर है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर वो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स नहीं होते, तो वो कहते हैं ये तो आसान है, मुझे कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं लगा। हैविंग एक्सपीरियंस्ड इट hundreds of times before, often stumbling मतलब often discovering new doorways and stairs and corridors that led to unexpected places, तो वो कहते हैं मेरे लिए नॉर्मल था। बहुत बार जब मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जाता था, आई यूज्ड टू फाइंड न्यू डोर्स, न्यू एलीवेज, नई गलियां टाइप चीजें, जहां पे मुझे अनएक्सपेक्टेडली प्लेसेस मिल जाती थी, लाइक द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल और एन ऑफिस बिल्डिंग ब्लॉक्स अवे। बेसिकली ये या तो दो चीजें इंडिकेट कर रहा है, या तो सच में ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पूरी सिटी से कनेक्टेड था, न्यूयॉर्क ऐसी शहर भी है बाय द वे, हर चीज एक दूसरे से मोर और लेस कनेक्टेड ही है, सबवे जो न्यूयॉर्क का है वर्ल्ड फेमस है, या फिर बहुत बार उसने सिमिलर हेलुसिनेशंस एक्सपीरियंस करी थी। इट इज लाइकली कि रूजवेल्ट होटल से कुछ कनेक्ट होता हो, बिकॉज फॉर द सबवे स्टेशन टू कनेक्ट टू द लॉबी ऑफ अ होटल और एन ऑफिस बिल्डिंग विच इज ब्लॉक्स अवे इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग दैट यू विल जस्ट टेक एट फेस वैल्यू। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत सिटीज में दुनिया के अराउंड ऐसे कनेक्शंस हैं, लेकिन दिस इज नॉट स्पेसिफाइड। चार्ली ना एक अनरिलायबल नरेटर है। लिटरेचर में अनरिलायबल नैरेटर का मतलब होता है एक ऐसा नरेटर जो आपको स्टोरी बता रहा है, लेकिन आप उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि खुद वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसे खुद कुछ ट्रूथ का
अता पता नहीं है। सो चार्ली इज एन अनरिलायबल नरेटर। मिल गई ना आपको इंग्लिश ऑनर्स वाली नॉलेज। ही इवन एंटरटेन्स द थॉट दैट ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन इतना ज्यादा फैलता रहता है, लाइक द यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपैंडिंग, इट इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट। जैसे एक ट्री उगता है, उसमें पत्ते आते हैं, रूट्स नीचे जाते रहते हैं, वैसे ही यहां पे कॉरिडोर्स आते रहते हैं, स्टेयरकेसेस आते रहते हैं। तो उसे इतना शक नहीं हुआ when he stumbled upon that dugged alleyway, a metaphorical representation of its bewildering complexity। मतलब वो बता रहा है कंपेयर करके एक ट्री को, ये भी मेटाफोर है, ये आप अपने नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो कि भाई जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, एंड परहैप्स इट्स सिंबॉलिक कनेक्शन टू डिफरेंट टाइम्स एंड पॉसिबिलिटीज। ये हम आगे जाके और बात करेंगे। He consciously avoids sharing this particular thought with his psychiatrist, hinting at a deeper intuitive understanding that he possesses। बेसिकली वो काफी डिटेल्स अपने साइकाइट्रिस्ट से ओमिट कर देता है, इंक्लूडिंग दीज डिटेल्स। तो हो सकता है कि वो उसके अंदर फुल बिलीफ था कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में थर्ड लेवल है बिकॉज चीजें आती रहती हैं इधर, या फिर हो सकता है उसने पहले भी ऐसी हेलुसिनेशंस को एक्सपीरियंस करा है और वो उसको रियल लगी, दैट इज वाई उसे जो ये थर्ड हेलुसिनेशन है ऑफ द थर्ड लेवल वो भी रियल लगने लग गई। अब होगी थर्ड लेवल की एक्चुअल डिटेल में बात। Charlie's continued exploration through the unfamiliar passages culminates, मतलब खत्म होती है in his arrival at the third level। जैसे चार्ली अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है through the unfamiliar territory of the Grand Central Railway Station, वहां पे कॉरिडोर में he finds himself and begins angling left and slanting downwards, immediately signaling that this is not a usual path। वो कहता है यहाँ पे एंगल ऐसे क्यों हो रहे हैं, वो नीचे ऐसे एंगल करके क्यों जा रहा है, why is it slithering like this। तो उसको यहीं पर डाउट होनी शुरू हो जाती है। वो बोलता है दिस इज नॉट नॉर्मल, ये यूजुअल पाथ नहीं है, मैं तो कभी इधर आया ही नहीं हूं। डिस्पाइट फीलिंग दैट दैट वाज रॉन्ग, उसके अंदर होता है ये फीलिंग कि यार ठीक है, यू नो द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन इज लाइक अ ट्री, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहां तो कुछ दाल में काला है। लेकिन उसे लगता है यार आई एम अ क्यूरियस बॉय, परहैप्स एन अनकॉन्शियस पुल कंपेल्स हिम टू कीप वॉकिंग। क्योंकि ये पूरी स्टोरी सबकॉन्शियस थीम पे है, वेयर पीपल आर थिंकिंग, ड्रीमिंग, डूइंग विदाउट एक्टिवली थिंकिंग अबाउट इट, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय देयर सबकॉन्शियस। शायद उसके अंदर भी एक सबकॉन्शियस लेवल पुल हो जाता है कि हम चले जाते हैं उधर, बिकॉज बेसिकली अगर थर्ड लेवल हेलुसिनेशन है तो उसकी माइंड चाहेगी कि वो उधर जाए। एंड मैं चाहता हूं कि आप आओ इन the Grand Agad Pro Max English Champion course। Guys, you know me, my teaching skill, it is apparent to you, and I can tell you, I can help you become an English topper। Grand Agad Pro Max English Champion course में आपको दुनिया के बेस्ट नोट्स मिलेंगे, क्लास 12 इंग्लिश के माइंड मैप्स मिलेंगे, मैं आपका लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सिलेबस करवा दूंगा, आप 8 घंटे में कर लोगे, पूरा सेल्फ पेस्ड कोर्स है। मेरे से आपको एक स्टडी प्लान मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, आंसर राइटिंग के लाइव वर्कशॉप्स लूंगा, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दूंगा, 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका पीडीएफ दूंगा। इसमें पैरेलल क्वेश्चंस भी हैं, नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस भी हैं जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बोले जा रहे हैं, डाउट सॉल्विंग इसमें आपको मिलेगी, बढ़िया बढ़िया एक्सक्लूसिव स्ट्रेटजीज मिलेंगी, भर भर के रिसोर्सेज मिलेंगे, सैंपल पेपर भी मिलेगा, कुछ और लेने की जरूरत नहीं है क्लास 12 इंग्लिश के लिए। आपको पता है मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, एंड हियर यू विल सी इट इवन मोर। लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। अगर आप इंग्लिश के बारे में सीरियस हो, आपको पता है इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 100 लाना इंग्लिश में फिजिक्स से भी मुश्किल है, लेकिन अगर आप ले आए, क्योंकि 90+ क्रॉस करना इतना मुश्किल नहीं होगा मेरी गाइडेंस में, अगर आप ले आए ना, पूरी मार्कशीट आपकी ऊपर चली जाएगी, जिंदगी भर आपका क्लास 12 परसेंटेज में आप याद करोगे इंग्लिश ने कैसे आपकी हेल्प करी। साइलेंस उस रेलवे स्टेशन में, और अब थर्ड लेवल आ ही गया है, बहुत ज्यादा डीप हो जाता है, विद द एम्प्टी साउंड ऑफ चार्लीज ओन फुटस्टेप्स बीइंग द ओनली नॉइज, सजेस्टिंग कि जब थर्ड लेवल में वो एंट्री ले रहा है उधर कोई और नहीं है, विच देयरबाय कंफर्म्स कि मोस्ट लाइकली इट इज अ हेलुसिनेशन। क्योंकि अगर सच में ये रेलवे स्टेशन में होता, वहां पे बहुत सारे लोग होते, न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। Until he hears a hollow roar ahead, that means open space and people talking, तो उसे लोगों की आवाज आ जाती है। This sound acts as a beacon, drawing him deeper into the unknown। वो जैसे एक लाइट सोर्स होता है ना, the end of the tunnel, वो जाता रहता है, and he can't stop। Imagine कोई डार्कनेस में है, सामने उसे लाइट दिखती है, वो बिना सोचे चलता ही रहेगा। The tunnel then turns sharp left, and after descending a short flight of stairs, वो निकल जाता है unto what
ही अनइक्विवोकली आइडेंटिफाइज, मतलब उसे समझ में आ जाता है कि मैं अब दूसरे फ्लोर में आ गया हूं, एज द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये सारे डिटेल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, बट आपको स्टोरी के फ्लो के लिए याद रखना है। एक मोमेंट के लिए वो क्वेश्चन करता है इफ ही इज मेयरली बैक ऑन द सेकंड लेवल, वो सोचता है शायद मैं वापस सेकंड लेवल में चला गया हूं, क्योंकि थर्ड लेवल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके दिमाग में। बट द डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्विकली डिस्पेल दिस डाउट। डिस्टिंक्टिव फीचर्स मतलब थर्ड लेवल में ऐसा अलग क्या था, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। चलो देख लेते हैं वो डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं। यहां का जो रूम है वो डिस्टिंक्टिवली नोटिसेबली स्मॉलर है विद फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, क्योंकि अब मतलब मैं आपको रिवील नहीं करूंगा, बाद में बताऊंगा ये क्यों हो रहा है, बट ये नोटिस कर लो कि वहां पे बेसिकली अगर आप रेलवे स्टेशन पे आपको टिकट्स तो लेनी पड़ेंगी, कहीं पे भी अगर आपको जाना है सबवे में, मेट्रो में, रेलवे में, आपको टिकट्स तो लेनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल को देखो, वहां पे टिकट विंडोज बहुत सारी हैं टोकन वोकन लेने के लिए, लेकिन यहां पे कम है और ट्रेन गेट्स भी कम है। इंफॉर्मेशन बूथ जो यूजुअली ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के फर्स्ट और सेकंड लेवल में मॉडर्न सा लगता है, ग्लास से बना होता है, वो वुड का बना हुआ है, पुराना सा ओल्ड लुकिंग लग रहा है। और जो वहां के अटेंडेंट हैं, दे आर वेयरिंग एन एंटिकेटेड ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। तो ये फैशन के जो एलिमेंट्स हैं, इनको भी आप नोट कर लेना किसी नोटबुक में। वहां की जो लाइटिंग है वो भी आर्केक सी लगती है। बेसिकली उस टाइम पे व्हाइट बल्ब्स आ चुके थे फिलामेंट वाले, लेकिन इधर की लाइटिंग डिम है एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, इम्परफेक्ट सी है, ऑरेंजिश एम्बर टोन है उसमें, व्हाइट नहीं है। एंड चार्ली क्विकली डिसर्न्स की लाइटिंग ऐसी क्यों है, ये ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, ये फिलामेंट वाले बल्ब्स नहीं थे। अ डिटेल फर्मली प्लेसिंग हिम इन अ डिफरेंट एरा। बेसिकली उधर जाके उसे लगता है ये तो पुरानी सी दुनिया में आ गया हूं मैं, व्हाट इज हैपनिंग हियर। इट इज अ स्टार्क डिफरेंस कंपेयर्ड टू द फर्स्ट एंड द सेकंड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो यहां पे जो विजुअल और ऑडिटरी डिटेल्स बताए जाते हैं, वो चार्ली के डाउट को कंफर्म कर देते हैं कि उसने टाइम ट्रैवल कर लिया है बैक इनटू द 19th century। चार्ली करंटली 20th सेंचुरी में है, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये 19वीं सदी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ द थर्ड लेवल इज अ मेटिकुलसली क्राफ्टेड टैब्ल्यू ऑफ द पास्ट। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप किसी म्यूजियम में आ गए हो जो आपको 19वीं सदी के फैशन, 19वीं सदी के आर्किटेक्चर के बारे में दे रहा है चीजें। चार्ली ऑब्जर्व ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, अ कॉमन फिक्सचर ऑफ पब्लिक प्लेसेस इन द लेट 1800s। हिज अटेंशन इज ड्रॉन टू अ मैन पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ एराज फैशन। अगर आपने पीकी ब्लाइंडर्स देखी है तो आपको पता होगा, वैसे भी अगर आपने पुराने किसी भी शो को देखा है, आपने कोई भी म्यूजियम में गए हो, हिस्ट्री बुक आपने पढ़ी है, पहले लोग ना रिस्ट पे वॉचेस नहीं पहनते थे, स्मार्ट वॉचेस तो दूर की बात है, ठीक है, लोग रिस्ट पे वॉच नहीं पहनते थे, उनकी पॉकेट में ऐसी चीज होती थी, वो ऐसे निकाल के टाइम देखते थे। अब 20th सेंचुरी में लोग रिस्ट वॉचेस पहन रहे हैं। स्विस वॉच इंडस्ट्री काफी फेमस हो जाती है 20th सेंचुरी में, रोलेक्स जैसे ब्रांड्स आ जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहां पे एक इंसान 1800 स्टाइल में गोल्ड वॉच निकाल रहा है अपने वेस्ट की पॉकेट से, तो ये तो पुराना ही फैशन हुआ ना। उसका जो अटायर था वो भी समझो, उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी, अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स। बाद में जाके मेंस के सूट में 2 बटन हो जाते हैं, लेकिन यहां पे 4-4 बटन हैं और वहां पे टाइनी टाइनी लेपल्स लगे हुए हैं। और उसकी एक बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैश थी। हैंडल बार मुस्टैश क्या होती है? ऐसी मुस्टैश जो यहाँ पे कर्ल हो जाती है, बहुत थिक होती है, बहुत ज्यादा इट्स अ बिग मुस्टैश। और फेशियल हेयर और कुछ नहीं होता, सिर्फ एक हैंडल बार मुस्टैश होती है जो यहाँ पे ट्विस्ट हो चुकी है। Further reinforces the historical setting. As Charlie looks around, he is struck by the realization that everyone in the station was dressed like 1890 something. उसे लगता है क्या ये 1890s में मैं आ गया हूँ? What is happening? ये सब तो उस टाइम का फैशन है। हर टाइम का एक फैशन होता है बेसिकली। जब भी आप देख रहे हो आपको पता है बैगी क्लोथ्स का फैशन है, XYZ टाइप ऑफ जीन्स का फैशन है, ठीक है, अलग अलग किस्म के फैशन है। ओल्ड मनी एस्थेटिक फैशन बन चुका है करंट डे एंड एज में, जो पुराने स्टाइल्स को एम्बाइब करने की कोशिश कर रहा है। न्यू मनी फैशन है, बहुत सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। कल्चर में फैशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उसे लग रहा है यार ये क्या है, इतने सारे यहाँ पे लोग हैं जिनके बियर्ड्स हैं। बियर्ड्स ऑब्वियसली आपको पता है, साइड बर्न ये होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड अ साइड बर्न। तो उस टाइम पे ना बहुत सारे लंबे साइड बर्न्स होते थे, इन्हें मटन चॉप्स कहते थे, यहाँ तक आते थे। अगर आपने एब्राहम लिंकन की फोटो देखी है, यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड फैंसी मुस्टैशेस, अ स्टार्क कंट्रास्ट टू मॉडर्न अपीयरेंसेस। क्योंकि जिस टाइम पे ये स्टोरी सेट है, विच इज नॉट इन द 1890s, इट इज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विच इज द 1940s, वहां पे मेन का जो फैशन है वो बहुत ज्यादा पुट टुगेदर क्लीन शेवन शॉर्ट हेयर है।
ऑब्वियसली वॉर के टाइम पे आपको पता होगा मोस्ट मिलिट्रीज में आपको क्लीन शेवन ही रहना होता है। बहुत ही कम कंट्रीज हैं जो अपने आर्मी मैन को बियर्ड्स रखने देती हैं। तो एक कंट्री का जो एटमॉस्फेयर है, एक वर्ल्ड का जो एटमॉस्फेयर है, वो फैशन में भी आपको दिखता है। जैसे अगर आज बैगी क्लोथ्स का ट्रेंड है दुनिया में, इट इज सिग्नलिंग कि जो करंट जनरेशन है वो कंफर्ट को प्रायोरिटाइज करती है ओवर अपीयरेंसेस। और ये सेम प्रेफरेंस फॉर कंफर्ट आपको बाकी चीजों में भी दिखेगा। यू वांट योर ग्रोसरीज डिलीवर्ड, ठीक है, इफ डिलीवरी की बात हो रही है, यू वांट डिलीवरी टू बी विद इन 10-30 मिनट्स। ये चीजें ना कल्चर में आपको दिख जाती हैं। गाने भी छोटे होने लग गए हैं, पहले 6-6, 7-7 मिनट के गाने होते थे, आज 2-2 मिनट के गाने हो गए हैं टू ऑप्टिमाइज फॉर मेनी डिफरेंट थिंग्स। A stark contrast to modern appearances, वहां पे एक वुमन पास थ्रू कर रही होती है, ट्रेन गेट्स, ड्रेस्ड इन अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, कंप्लीटिंग द विजुअल इमर्जन इनटू द पास्ट। जो भी यहां पे मैंने आपको डिटेल्स बताए हैं, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ग्रैंड अकेड प्रो मैक्स कोर्स में मैंने आप लोगों को लिस्ट भी दे रखी है ऑफ मोर सच डिटेल्स एंड दीज डिटेल्स, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ये अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम के आंसर्स में लिख के आओगे, 2 मार्कर या फिर लॉन्ग मार्कर क्वेश्चन जो भी होते हैं, बहुत सारे नंबर्स आपको मिलेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी की लाइंस आपको डालनी है इफ यू कैन कंटेक्चुअलाइज योर आंसर विद इट। अगर एनसीईआरटी की लाइन डालनी भी नहीं है, अगर आपसे आ गया व्हाट आर द क्लूज दैट इंडिकेट दैट चार्ली हैड ट्रैवल्ड बैक इन टाइम, तो आपको ये चीजें फिर भी लिखनी पड़ेंगी इवन इफ यू आर राइटिंग इन योर ओन लैंग्वेज। बियॉन्ड द पीपल, वो देखता है a very small career in Ives locomotive with a funnel shaped stack on the tracks, an unmistakable emblem, मतलब signification of 19th century rail travel। उस टाइम की जो ट्रेन होती थी थोड़ी छोटी होती थी और थोड़ी funnel shaped stacked वो रखती थी, जिसे हम बोल रहे हैं लोकोमोटिव। उसे ट्रेन नहीं बोला जा रहा, लेकिन 19वीं सदी में रेलवेज में यही चलती थी। The final undeniable piece of evidence that he had traveled back into the past came from a newsboy। न्यूज़बॉय कौन होता था? जो न्यूज़पेपर बेचता था। चार्ली ग्लांसेस एट द पेपर्स मतलब न्यूज़पेपर, सीइंग द वर्ल्ड, एक ऐसा न्यूज़पेपर जो सालों में पब्लिश नहीं हुआ है। रिमेंबर, चार्ली लिव्स इन द 1940s, बट नाउ ही इज बैक इन द 1890s, और सो ही इज इन हिज हेड एटलीस्ट, और उसे द वर्ल्ड दिख रहा है। ऑब्वियसली ये 1940s की बात तो हो नहीं सकती, और जो लीड स्टोरी है वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में है, जो 1890s में प्रेसिडेंट थे। 1894 में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड थे। प्रेसिडेंट किसके? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ही लेटर कंफर्म्स दिस फ्रंट पेज वाज प्रिंटेड ऑन जून 11, 1894, सॉलिडिफाइंग हिज टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट। उसे लगता है अरे यार मैं वापस पास्ट में आ गया हूं। पहले मुझे लगा पता नहीं यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन में डेकोरेशन कैसी है, ओपन लाइट्स हैं, उनकी कलर अलग है, लोगों का फैशन अलग है, लोगों ने दाढ़ियाँ नहीं, क्लीन शेवन नहीं, लोगों ने मुस्टैशर लगा रखी हैं, रिस्ट वॉच नहीं है इनकी वेस्ट वॉच है जो वो निकाल के टाइम देख रहे हैं। लेकिन जब वो न्यूज़पेपर को देखता है एक ऐसी पब्लिकेशन में जो सालों पहले बंद हो गई थी, और प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में देखता है जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट नहीं है जिस टाइम पे चार्ली रह रहा है, और ऑब्वियसली जब वो डेट पड़ता है जून 11, 1894, तो उसे समझ में आ जाता है ही हैज ट्रैवल्ड बैक इन टाइम। अब बहुत सारे लोगों की इंटरप्रिटेशन ये होती है कि वो सच में टाइम ट्रैवल करके पीछे चला गया है। गाइस, everything is open to interpretation, obviously you can, if you can defend that interpretation, you can believe in it। लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन एज एन इंग्लिश टीचर ये है कि ये एक hallucination है, उसने सच में टाइम ट्रैवल नहीं किया है। He is basically wanting to escape modern life and what modern life represents. For him, peace is a very simple life, which perhaps existed in the 1890s, 1900s, 1910s, before the World War ever became a thing. पहला वर्ल्ड वॉर होता है, दूसरा वर्ल्ड वॉर होता है। तो this is a way for him and his mind to travel back and escape into a time where वो इतना stressed नहीं था। That is my interpretation। अब चार्ली अटेम्प्ट करेगा, वो सोचेगा अच्छा मैं तो सच में पास्ट में आ गया हूं, let me go back to a simpler time। Charlie attempts to purchase tickets to a nostalgic past only to be thwarted, मतलब stopped by the difference in currency। सोच लेते हैं करेंसी तो ऑब्वियसली बदलेगी। कन्विंस्ड ऑफ हिज जर्नी टू 1894 की अब वो 1894 में पहुंच चुका है, उसका इमीडिएट डिजायर होता है कि वो 2 टिकट्स खरीद ले टू गेल्सबर्ग, इलिनॉय। इलिनॉय अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टेट है, उधर एक जगह है गेल्सबर्ग, फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ लुइजा। वो ना बताता है कि उस टाइम पे गेल्सबर्ग कैसा था। एक वंडरफुल टाउन था स्टिल मतलब अब करंट प्रेजेंट डे में वो इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उधर बड़े बड़े पुराने टाइप के फ्रेम के हाउसेस होते थे, बड़े बड़े लॉन्स होते थे जहां पे हम सब रिलैक्स कर सकते थे, और इतने बड़े बड़े ट्रीज होते थे हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। बेसिकली उधर ग्रीन कवर बहुत ज्यादा था। द वर्ल्ड इन 1894, स्पेशली गेल्सबर्ग जो एक छोटा सा टाउन था, उधर इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी,
हर जगह ग्रीनरी थी, बड़े बड़े घर थे, बड़े बड़े लॉन्स थे। आपको पता होगा डेवलपमेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो एम्फेसाइज करता है कि अगर डेवलपमेंट हो रही है इट मस्ट बी डन इन अ सस्टेनेबल वे एंड मस्ट टेक द इन्वायरमेंट इनटू अकाउंट। लेकिन बिफोर दिस कॉन्सेप्ट वाज मेन स्ट्रीम, डेवलपमेंट यूजुअली मेंट कि इन्वायरमेंट का टोटल डिसरिगार्ड होए। अगर हमें सिविलाइजेशन को एक्सपैंड करना है, अगर हमें ये करना है, ये इंडस्ट्री बनानी है, पेड़ क्या है, पेड़ों को काट देंगे लोग, कोई रिगार्ड नहीं रखते थे लोग। पीपल यूज टू कट ट्रीज, पीपल यूज टू, मतलब डेवलपमेंट के चक्कर में एनवायरनमेंट को बहुत हार्म हुआ है। एयर पोल्यूशन देख लो कितनी फैल चुकी है दुनिया में, वाटर पोल्यूशन देख लो कितनी फैल चुकी है दुनिया में, ऑल फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट। 1894 में ऐसा कुछ नहीं था, और ये भी एक सोशल क्रिटिक कर रहे हैं जैक फिनी। ये बता रहे हैं कि पहले की दुनिया में एनवायरनमेंट कितनी बड़ी चीज़ होती थी, लोगों के घर बड़े बड़े होते थे। अब तो इतनी फैक्ट्रियां बना दी हैं, इतनी डेवलपमेंट कर दी है आपने कि लोगों के पास स्पेस ही नहीं है रहने की। बड़े बड़े लॉन्स होते थे, इतने ज़्यादा ट्रीज होते थे, और अब देखो कुछ भी नहीं है। वो रोमांटिसाइज करता है कि पुरानी दुनिया में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। इवनिंग्स ट्वाइस एज लॉन्ग क्या? इवनिंग तो 5-6 घंटे की होती है। नहीं, टाइम इज नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्टिव थिंग कि आज 5 बज रहे हैं, अभी 5:01, 5:02, अभी कितने हो रहे हैं 2:58। ऐसा कुछ नहीं होता। दैट इज नॉट लिमिटेड टू दिस। एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी होता है। योर ब्रेन व्हेन यू आर डूइंग समथिंग न्यू जो आपने कभी नहीं करी है, टाइम बहुत स्लोली पास करेगा। ठीक है, आप गिटार बजा रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, टाइम विल फील वेरी वेरी स्लो, क्योंकि आप नई चीज़ कर रहे हो। आपके अगर दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, आप माइंडलेसली जल्दी खाना खा रहे हो, आप अपना वर्क डे करके आ रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा हफ्ते बीत जाएं, महीने बीत जाएं, साल बीत जाएं। इस टाइम पे जब ऐसी नौकरियां हो चुकी हैं शिफ्ट वाली, नहीं पता चल रहा, कुछ टाइम ही नहीं है अपनी फैमिली के साथ कोई मेमोरीज बनाने का। सेकेंडली, इतना स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ एवरी चेंजेस दैट आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, ईच एंड एवरी चेंज रादर, कि लोगों को पता ही नहीं चलता टाइम कैसे चला जाता है। तो उस टाइम पे समर इवनिंग्स वैसे 5-6 घंटे की होती हैं, लेकिन दे फेल्ट ट्वाइस एज लॉन्ग, 10-10 घंटे की हमें फील होती थी, विद पीपल एंजॉइंग क्वाइट कॉन्वर्सेशंस ऑन देयर लॉन्स, मेन स्मोकिंग सिगार्स एंड विमेन वेविंग पाम लीफ फैंस इन अ पीसफुल वर्ल्ड। वो कहता है पहले की दुनिया इतनी अलग थी, पीस से भरी हुई थी, लोग आराम से बात करते थे। मेन स्मोकिंग सिगार्स, आप कह रहे हो सर इसमें स्पेशल क्या है? इसका मतलब है उनके पास टाइम था टू डू समथिंग, उनके पास टाइम था टू डू समथिंग अपार्ट फ्रॉम वर्क। इस टाइम पे मेनी पीपल आर बीइंग ड्राफ्टेड फॉर वॉर, तो वो ये सब नहीं कर सकते। द अल्योर ऑफ दिस पास्ट, जो ये पुल है, जो ये ब्यूटी है पास्ट की, इट इज एम्पलीफाइड बाय द नॉलेज दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टिल 20 इयर्स ऑफ। अगर 1894 की बात हो रही है तो 20 साल तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होना होता, बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 इयर्स बाद होता है, एंड वर्ल्ड वॉर 2 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के 20 साल बाद होता है, विच मीन्स 1894 के 40 साल बाद होता है, मोर देन 40 साल बाद होता है, वॉज ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। तो वो कहते हैं ऐसे टाइम पे ना जो हमारी कंट्री थी, जो हमारा दुनिया था, इट वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द वर्ल्ड वॉर, इट वॉज नॉट अफेक्टेड बाय डेवलपमेंट, बाय द हार्म दैट इट कॉज्ड टू आवर एनवायरमेंट एंड ट्रीज। ही यर्न्स, वो चाहता है, डिजायर करता है ये प्री वॉर ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब आप मान लो पीस। However, his dream quickly encounters a practical obstacle. उसे लगता है चलो अब मैं आ तो चुका हूं पास्ट में, फायदा उठा लेता हूं, गेल्सबर्ग चला जाता हूं। लेकिन यहां पे ऑब्स्टिकल आ जाता है। जो टिकट विंडो पे क्लर्क होता है, जो उधर काम कर रहा होता है, आफ्टर ग्लैंसिंग एट चार्लीज फैंसी हैट बैंड एक ऐसी चीज है जो 1894 में बिल्कुल नहीं होती थी, कैलकुलेट्स द फेयर। बट वेन चार्ली ऑफर्स हिम मॉडर्न बिल्स, बेसिकली वो कहता है अच्छा आपको न्यूयॉर्क से गेल्सबर्ग जाना है, इतने पैसे लगेंगे। तो वो कहता है ठीक है मैं आपको कैश दे देता हूं। तो जब वो बिल्स देखता है, मतलब जो रुपया के नोट्स देखता है, द क्लर्क स्टेयर्स एट हिम डिक्लेयरिंग देयर ain't money mister and if you're trying to skin me you won't get very far। वो कहता है भाई आप मेरे को उल्लू बनाना चाहते हो, ये क्या कैश दे रहे हो, ये एक्चुअल नोट नहीं है, ये गलत नोट है, फेक नोट है, और आप अगर मुझे उल्लू बना रहे हो ना, मैं आपको ना अरेस्ट करवा सकता हूं, दैट वोंट वर्क वेल फॉर यू। तो चार्ली वंडर करता है नहीं यार ये तो सही है, बट उस टाइम पे 1894 में जो अमेरिकन डॉलर था वो अलग दिखता था, और जिस डे एंड एज में चार्ली रह रहा है वहां पे अमेरिकन डॉलर अलग है, अलग दिखता है। तो उसको लगता है ये तो फेक मनी है, आप मुझे स्किन करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो। 1894 में करेंसी ओल्ड स्टाइल में होती थी, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज, छोटी होती थी और अलग दिखती थी। उसे लगा यार नहीं, अरेस्ट नहीं होना उसे, एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ जेल इवन इन 1894। वो कह रहे 1894 में दुनिया तो अलग थी, अच्छी थी, बेटर थी,
नहीं, लेकिन जेल तो वैसे ही गंदी जगह है, चाहे 1894 हो या 1940s हो। चार्ली क्विकली रिट्रीट्स, वो चला जाता है उधर से, एंड हिज टेम्पोरल जर्नी इनटू द थर्ड लेवल एब्रप्टली गेट्स इंटरप्टेड बाय द मंडेन रियलिटी ऑफ डिफरिंग मॉनेटरी सिस्टम्स। तो यहां पे एक इंटरमिक्सिंग हो जाती है ऑफ फिजिकल रियलिटी विद हलुसिनेशन। ये हलुसिनेशन तो है, एक्चुअल में हलुसिनेशन है, लेकिन इसमें एक फिजिकल कंपोनेंट है जो वो हलुसिनेट नहीं कर पाता। उसका दिमाग हाफ रियलिटी में हाफ हलुसिनेशन में है। ही इज इमेजिनिंग दीज कॉन्वर्सेशंस, लेकिन उसकी फिजिकल रियलिटी तो ऑब्वियसली 1940s के बिल्स ही हैं, जिसकी वजह से वो गेल्सबर्ग नहीं जा पाता। लेकिन चार्ली ऑब्सेस्ड हो जाता है कि मेरे को वापस थर्ड लेवल में जाना है, मुझे वापस 1894 के गेल्सबर्ग में जाना है। तो मैं क्या एक काम करता हूं, मैं लास्ट टाइम क्यों नहीं जा पाया, मेरे पास पुरानी करेंसी नहीं थी, अब मैं पुरानी करेंसी लेके आता हूं। फॉलोइंग हिज हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम द थर्ड लेवल, चार्ली डिटरमिन्ड फील करता है कि मुझे वापस जाना है। द वेरी नेक्स्ट डे ड्यूरिंग हिज लंच आवर, बेसिकली नौकरियों में आपके स्कूल्स में जो ब्रेक होती है खाना खाने के लिए, he makes a significant financial decision. He withdraws $300 out of the bank, nearly all that he had, to purchase old style currency. उसके पास सिर्फ $300 थे, ठीक है, उस टाइम $300 की वैल्यू ज्यादा थी, वैसे $300 थे उसके पास, सारी उसकी सेविंग्स उसने विड्रॉ कर ली। बेसिकली वो कह रहे हैं मुझे मॉडर्न डे में रहना ही नहीं है, अगर मैं पीछे जा सकता हूं तो मैं पीछे ही चला जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर लाइफ। उसने कहा मैं $300 से पहले क्या काम करता हूं, बिफोर गोइंग टू द थर्ड लेवल, लेट मी परचेज ओल्ड स्टाइल करेंसी। ओल्ड स्टाइल करेंसी उस टाइम पे कलेक्टर्स आइटम बन चुकी है, तो उसका दाम ज्यादा ही होगा। This act, he notes, really worried his psychiatrist friend Sam Wiener. उसे लगा यार ये हो क्या रहा है, मैंने इसे बताया इस आदमी को कि ये hallucination है, और अब वो उस hallucination में इतना मानने लग गया कि वो अपनी सारी सेविंग्स निकाल के पुरानी करेंसी खरीद रहा है। Highlighting that the ongoing conflict between the perceived reality and the psychiatrist's professional diagnosis, he discovers कि जो पुराना मनी है, ओल्ड मनी का मतलब ये नहीं होता जो मैंने आपको फैशन ट्रेंड बताया था, it can be bought at any, almost any coin dealers, but you have to pay a premium, क्योंकि उस टाइम वो करेंसी आउट ऑफ सर्कुलेशन हो चुकी है, पुराने नोट्स हैं, तो वो कलेक्टर्स आइटम बन गए हैं। जब कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही होती और लोग उसे कलेक्ट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, तो वैल्यू ऊपर चली जाती है। बेसिक इकोनॉमिक्स 101। तो वो कहता है ठीक है यार, जो भी लोग कॉइन में डील करते हैं, मनी चेंजर होते हैं, उधर मिल जाएगा, लेकिन मेरे को थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर वो $300 मॉडर्न डॉलर्स में दे रहा है, तो उसे पुराने स्टाइल में लेस देन $200 मिलेंगे। लेकिन वो समझ जाता है 1894 में डॉलर की वैल्यू और भी ज्यादा थी, इतना डिप्रिशिएट नहीं हुआ था, तो $200 भी मेरे काफी काम कर ही जाएंगे। अब फाइनेंशियल लॉस ही रेडली एक्सेप्ट्स, बिकॉज उसकी रैशनलाइजेशन में एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन, मतलब 12 अंडे सिर्फ 13 सेंट्स में आ जाते थे। 13 सेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारा रुपी होता है और उससे पहले पैसा आता है हमारी करेंसी में, वैसे ही अमेरिकन डॉलर्स में यूएस डॉलर होता है और सेंट्स होते हैं। सो 100 सेंट्स मेक $1, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, आई डोंट रियली केयर अबाउट दिस लॉस, बिकॉज eggs were 13 cents a dozen in 1894. लाइफ इतनी बढ़िया थी, इतनी सस्ती थी, implying that the purchasing power of the old money would be far greater. Despite this investment and his persistent efforts, trying often enough, बहुत बार he tried to get back to the old world. Charlie confesses, but I've never found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station. तो इधर हमें कंफर्मेशन मिलती है कि सिर्फ थर्ड लेवल ही hallucination नहीं थी, वो जो डक करके वो एलीवे में जाता है जिसमें आर्च होती है, जो कॉरिडोर होता है जो थर्ड लेवल के टुवर्ड्स उसे लेके जाता है, वो भी hallucination था। वो कहते हैं मुझे वो कॉरिडोर, मुझे वो एलीवे कभी मिला ही नहीं। ये बार बार का persistent failure underscores the elusive and perhaps subjective nature of his portal to the past, leaving him in a state of longing and frustration. ये अंग्रेजी में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जो थर्ड लेवल है वो उसे एल्यूड कर रहा है। गाइस, अगर एक एक्चुअल चीज होती, लेट से आपको जाना है किसी सिनेमा में, किसी थिएटर में आपको जाना है, आप चले जाओ, कैब बुक करो, ऑटो बुक करो, चले जाओ, अगर आपकी वॉकिंग डिस्टेंस में चले जाओ मतलब अगर वो आज है तो कल भी मोस्ट लाइकली होगा, मतलब वो है तो है, अनलेस एंड अनटिल इट गेट्स क्लोज्ड, राइट। लेकिन यहां पे उसे वो दिख ही नहीं रहा है। एक पूरा रेलवे स्टेशन का लेवल तो इतनी जल्दी डिसअपियर नहीं कर सकता ना, विच सजेस्ट दैट इट वाज जस्ट अ हैलुसिनेशन। चार्ली की वाइफ लुइजा उसके क्लेम्स को डिसमिस कर देती है, लेकिन एक क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस अब स्टोरी में आ जाता है, लिंकिंग देयर साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम टू द थर्ड लेवल। यस, ये ट्विस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। लुइजा, चार्ली की वाइफ, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती है बाय हिज ऑब्सेशन विद द थर्ड लेवल एंड हिज परचेज ऑफ ओल्ड करेंसी। यार, चार्ली से प्यार करती है लुइजा। The people you love, you can't see them in sadness. You can't see them doubting their sanity. And अगर कोई क्लेम कर रहा है कि उसने ऐसी चीज देख ली जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो ऑब्वियसली वरीड फील करेगी। आफ्टर ऑल वो आदमी उसका हस्बैंड है।
ठीक है, they're probably planning a family. She's very worried. She initially discourages him from looking for it anymore. वो कहती है यार देख सैम, मैं तेरी पत्नी हूँ, मैं तुझे जानती हूँ, तू मुझे जानता है और हम न्यूयॉर्क को जानते हैं। न्यूयॉर्क में कोई थर्ड लेवल नहीं है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का, उसे प्लीज देखना बंद कर दे। क्योंकि अगर आप उसे चेज करते रहोगे ना चार्ली, हेल्थ है वो और नीचे जाती रहेगी, बिकॉज उस चेज में आप क्या आइडिया को वैलिडेट कर रहे हो कि वो चीज रियल है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं जो चीज रियल हो कि आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चार्ली कंप्लाइज कि ठीक है यार, मैं अपनी स्ट्रेस को किसी और चीज से डील कर लूंगा, आई विल रिटर्न टू कलेक्टिंग स्टैम्प्स, यू आर राइट माई डियर लव। हाउएवर देयर जॉइंट सर्च फॉर द थर्ड लेवल इज रीइग्नाइटेड व्हेन दे डिस्कवर कंपेलिंग एविडेंस। अब उन्हें लगता है कि भाई थर्ड लेवल शायद सच में एग्जिस्ट करता है, और उन्हें यह लगता क्यों है, चलिए देख लेते हैं। Their psychiatrist friend Sam Wiener mysteriously disappears. ये साइकाइट्रिस्ट है, ये कहाँ चला गया? इसका तो सारा काम न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में ऑब्वियसली इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, वॉर चल रहा है, बहुत लोगों को साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, तो अब क्या, कहाँ चला गया ये? बट चार्ली इमीडिएटली सस्पेक्ट्स हिज डेस्टिनेशन। उसे लगता है कहीं ये गेल्सबर्ग तो नहीं चला गया। He had often spoken to Sam about Galesburg where Charlie went to school, और जैसे वो डिस्क्राइब करता था ना, जब वो छोटा था तो गेल्सबर्ग ऑब्वियसली अलग टाउन था, सैम को बहुत अच्छा लगता था। He always loved and liked the sound of the place. ये पर्सनल कनेक्शन एंड सैम की डिजायर फॉर अ सिंपलर लाइफ, क्योंकि पूरा दिन उसे लोगों के मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में ही सुनना पड़ रहा है। जो स्ट्रेस चार्ली को है, रिमेंबर वो सेम स्ट्रेस लुइजा को है, सेम स्ट्रेस सैम वीनर को है, बिकॉज दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट द लाइफ का पर्सनल स्ट्रेस ऑफ चार्ली, इट इज अबाउट द environmental, societal, cultural stress that the modern world is placing on the people living. सिंपलर लाइफ में एक चार्ली सस्पेक्ट कि सैम ने भी शायद वो पोर्टल ढूंढ लिया है, वो एलीवे ढूंढ लिया है जो उसे थर्ड लेवल तक ले जाए। ये डिफिनिटिव प्रूफ अराइव करता है वन नाइट व्हेन चार्ली इज फसिंग विद हिज स्टैम्प कलेक्शन। वो बस इधर उधर कर रहा होता है अपनी स्टैम्प कलेक्शन में, और तब वो डिस्कवर करता है एक फर्स्ट डे कवर। बेसिकली जब एक नया स्टैम्प इशू होता है तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो अपने आप को ही इशू कर देते हैं एक लेटर टू कलेक्ट द फर्स्ट डे स्टैम्प, उसे फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। अमंग हिज ओल्डेस्ट कलेक्शन दैट शुडंट हैव बीन देयर। ओल्डेस्ट कलेक्शन मतलब ऑब्वियसली उसने ये हॉबी अपने ग्रैंडफादर से इनहेरिट करी है, तो उनकी कलेक्शन में वो इधर उधर देख रहा है। और ऑब्वियसली अगर वो कलेक्टर है, उसे पता है कौन से लेटर्स हैं, ये है वो है, लोग लॉग रखते हैं। आपने देखा होगा कॉइन कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन में लॉग्स होते हैं, अच्छा मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। लेकिन यहाँ पे एक दिन जब वो देख रहा होता है अपने कलेक्शन को, ही नोटिसेस समथिंग दैट शुडंट हैव बीन देयर। वो उधर था ही नहीं कभी, ये किसने डाल दिया? A first day cover is a new stamp mailed to oneself on the first day of sale with the postmark proving the date. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। This particular envelope was mailed to his grandfather in Galesburg with a postmark showing July 18, 1894. तो ये भी 1894 का एक एविडेंस है यहां पे। Somebody had marked an envelope and mailed it to Sam's grandfather in Galesburg with a postmark showing July 18, 1894. वो कहता है व्हाट इज दिस, 1894 में ऐसी चीज मेरे ग्रैंडफादर को कब मिली थी, मैंने तो कभी नहीं देखी। प्रेसिडेंट गारफील्ड 1881 में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, एंड दो चार्ली डिडंट रिमेंबर दैट होल थिंग, द स्टैम्प, द एनवेलोप हैड बीन इन हिज ग्रैंडफादर्स कलेक्शन until he took it out and opened it, revealing its astonishing, surprising contents. यहां पे हमें पता चलता है कि चार्ली के ग्रैंडफादर की कलेक्शन में ये एनवेलोप था, लेकिन उसने कभी उसे नोटिस नहीं किया था। नोटिस अगर करा भी होगा, he didn't remember it until he took it out and opened it, revealing its astonishing contents. अब आप बोलोगे सर क्या है इसमें, चलो बता देता हूं। द कंटेंट्स ऑफ सैम्स लेटर, ये सैम ने लिखा होता है, यस, कंफर्म चार्लीज क्लेम्स एंड रिवील दैट द साइकाइट्रिस्ट हैज इंडीड फाउंड एंड एम्ब्रेस्ड द थर्ड लेवल। फर्स्ट डे कवर के अंदर एक पेपर होता है, इट इज फार फ्रॉम बीइंग ब्लैंक। इसके अंदर भाई, क्योंकि फर्स्ट डे कवर्स में ब्लैंक पेपर होता था, इसमें ब्लैंक कवर नहीं है। इट कंटेन्स अ हैंड रिटन लेटर फ्रॉम सैम अड्रेस्ड टू चार्ली फ्रॉम गेल्सबर्ग, इलिनॉय, डेटेड जुलाई 18, 1894। सैम का लेटर बिगिन करता है बाय एक्नॉलेजिंग Charlie's persistent beliefs. I got to wishing that you were right. Then I got to believing that you were right. Yes, guys, वो एक ऐसी चीज डिस्कवर करता है अपने फिजिकल कलेक्शन में जो somehow कंफर्म कर देती है कि सच में there is a third level. ये इंटरप्रिटेशन है क्या आपकी?
रुको, होल्ड दैट थॉट। सैम कहता है उस लेटर में, मैं सोच रहा था, विश कर रहा था कि शायद तू राइट हो, शायद मैं कोई वे हो कि मैं वापस चला जाऊं उस दुनिया में जहां पे कोई स्ट्रेस नहीं होता था, व्हेन इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, जब मैं खुद गया उधर देखने। दिस लाइन इज क्रूशियल क्योंकि सजेस्ट करा जाता है यहां पे कि सैम जो एक रैशनल साइकाइट्रिस्ट हैं, वो सकम्ब कर जाते हैं टू द अल्योर ऑफ चार्लीज फैंटास्टिकल क्लेम्स। वो भी बिलीव करने लग जाते हैं क्योंकि वो भी इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। स्ट्रेस सिर्फ चार्ली का नहीं है, सबका है, और सैम का तो शायद और भी हो। फैंटेसी वाली क्लेम्स होती हैं उसकी। सैम देन रीकंफर्म्स हिज सक्सेस एंड चार्ली, बिल्कुल सही बात है, मैंने तो थर्ड लेवल को ढूंढ ही लिया। इट इज ट्रू, आई हैव फाउंड द थर्ड लेवल, और अब मैं इधर 2 हफ्तों से रह रहा हूं। एंड दिस देयर बाय इज एविडेंस ऑफ द पोर्टल्स एग्जिस्टेंस, पेंट्स एन आइडियलिक पिक्चर ऑफ हिज न्यू लाइफ इन गेल्सबर्ग। आइडियलिक मतलब एक ड्रीमी सी, वेरी परफेक्ट ऑलमोस्ट लाइफ इन गेल्सबर्ग, डिस्क्राइबिंग अ सीन ऑफ पीसफुल लेजर। पीसफुल लेजर का क्या मतलब है माय डियर चैंपियंस? लेजर का मतलब होता है रिलैक्सेशन। बेसिकली गेल्सबर्ग इलिनॉय इज वेरी डिफरेंट, एक्सट्रीमली डिफरेंट कंपेयर टू न्यूयॉर्क सिटी। राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डैलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो। लोग रिलैक्स कर रहे हैं। पीपल आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, बेसिकली घर के डोर के बाहर की जो एरिया होती है वो पोर्च होती है, सिंगिंग सीइंग नेली होम, जो एक हैप्पी गाना है। ही इवन एक्सटेंड्स एन इनविटेशन टू चार्ली एंड लुइजा, कम ऑन बैक, वापस आ जाओ अपने टाउन में चार्ली एंड लुइजा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। ये बहुत वर्थ इट है, चाहे तुम इसके परसूट में क्या क्या गिव अप कर दो, जाते रहो, ढूंढते रहो थर्ड लेवल, सैम यहां पे कहता है। द लेटर कंक्लूड्स विद सैम सिग्नेचर सॉलिडिफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ हिज मैसेज फ्रॉम द पास्ट। आपको इसको पढ़ के लग रहा होगा, यार सर थर्ड लेवल तो सच में सही है, आपने हमें ये क्यों कहा था फिर कि हमें बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होना चाहिए इसके बारे में, कि हमें बिलीव नहीं करना चाहिए कि एक टाइम ट्रैवल की थ्योरी है। देखो सर, आप रॉन्ग प्रूव हो गए हो, देखो सच में टाइम ट्रैवल हुआ है। बहुत लोग इस एविडेंस में मानते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी इंटरप्रिटेशन को मानो। सम पीपल जेन्युइनली बिलीव कि सच में टाइम ट्रैवल हुआ था, लेकिन आपको उसके रीजंस पता होने चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी इंटरप्रिटेशन मानो, दिस इज अनदर वन of Charlie's hallucinations. This is another one of Charlie's dream-like states, fantastical states. आप कहोगे सर इतने डिटेल से उसकी हैंडराइटिंग में है, फिर भी गाइज अगर कोई इंसान पूरे थर्ड लेवल को इमेजिन कर सकता है, ये कुछ भी नहीं है। आई विल टॉक मोर अबाउट दिस लेटर। चार्ली डिस्कवर्स कि सैम ने अपनी लाइफ को, न्यू लाइफ को एम्ब्रेस कर लिया है 1894 गेल्सबर्ग में, रिवीलिंग द अल्टीमेट आयरनी ऑफ द साइकाइट्रिस्ट ओन एस्केप। चार्ली की इन्वेस्टिगेशन इनटू सैम्स वेयरअबाउट्स आफ्टर रिसीविंग द लेटर लीड्स हिम टू द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर। देयर वो वापस चला जाता है, वो देखता है यार अगर इसको पहले ट्रैवल करना पड़ेगा इनटू द पास्ट, इसने भी सेम चीज करी होगी, पुरानी करेंसी निकाली होगी, उसके बिना तो वो जा नहीं सकता था। उधर उसे पता चलता है दैट सैम हैड परचेज्ड $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, क्योंकि सैम साइकाइट्रिस्ट था, उसके पास ज्यादा पैसे होंगे देन चार्ली ऑफ कोर्स। दिस सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट कंफर्म्स सैम सीरियस इंटेंशन टू रिमेन इन द पास्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना माय डियर चैंपियंस, इसको इंटरप्रेट करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट वे है कि एक्चुअल में सैम ने ट्रैवल कर लिया है इनटू द पास्ट। सेकंड है कि सारी की सारी चीज जो अभी हमें डिस्क्राइब करी जा रही है, पहले वो लेटर, फर्स्ट डे कवर और ये जो कॉइन की इंटरैक्शन है कॉइन स्टोर पे, ये सारी चार्ली की खुद की हेलुसिनेशन है। थर्ड इंटरप्रिटेशन है एक्चुअल मिक्सचर, कि थर्ड मिक्सचर है कि वो लेटर शायद हेलुसिनेशन है, या फिर लेटर रियल भी हो सकता है, शायद उसने कुछ फेक करके उसकी कलेक्शन में डाल दिया हो और चार्ली को ये याद ना हो, या फिर हो सकता है कि लेटर हेलुसिनेशन है लेकिन सैम ने सच में कोशिश करी थी कि वो जाके करेंसी ले ले और वापस टाइम ट्रैवल कर जाए, एंड सच में उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी खराब हो गई है, ऑब्वियसली बिकॉज स्टोरी की थीम यही है कि पूरी दुनिया की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू द वर्ल्ड, नॉट जस्ट चार्ली। तो हो सकता है वो लेटर हेलुसिनेशन हो, लेकिन सच में सैम ने करेंसी निकाली हो इन एन अटेम्प्ट टू गो इनटू द थर्ड लेवल, ठीक है, एंड बैक टू गेल्सबर्ग इलिनॉय इन द पास्ट। क्योंकि ये जो डिजायर है टू एस्केप, इट इज नॉट लिमिटेड टू चार्ली, इट इज नॉट लिमिटेड टू एनीवन, एंड देयरबाय सैम आल्सो हैज द सेम डिजायर। तो हो सकता है सैम अभी कहीं उसका कोई एपिसोड चल रहा हो और वो इधर उधर घूम रहा हो, भटक रहा हो, ट्राइंग टू फाइंड द थर्ड लेवल, or it can be a combination of these three things. Comments में बताना what you believe in, because that will fundamentally alter your
interpretation of this entire chapter. Okay, Charlie deduces that this amount would be sufficient to set him up in a nice little hay. कि अगर उसके पास $800 हैं 1894 में गिल्सबर्ग इलिनॉय में, तो चार्ली सोचता है आराम से उसके पास एक बढ़िया सा फार्मिंग बिजनेस आ जाएगा, वो फीड का ग्रेन का बिजनेस चला लेगा. अ प्रोफेशन सैम हैड ऑलवेज एक्सप्रेस्ड अ डिजायर फॉर, जो न्यूयॉर्क सिटी में कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो इसे ऑब्वियसली साइकाइट्रिस्ट बनना पड़ा. ये डिटेल सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये हमें बताता है सैम कंप्लीटली, अगर वो सच में उधर चला गया है, ही हैज गॉन इनटू द अग्रेरियन लाइफ ऑफ 1894 गेल्सबर्ग, जो बहुत ही अलग काम है. अ स्टार्क कंट्रास्ट टू हिज मॉडर्न प्रोफेशन, जहां पे उसको एक ऑफिस में बैठ के लोगों को ट्रीट करना है. चार्ली एक्सप्लिसिटली स्टेट करता है कि सैम सर्टेनली 1894 में अगर वो पहुंच गया है, और वो भी गेल्सबर्ग में जो एक छोटा टाउन है, तो वो अपनी पुरानी प्रोफेशन तो नहीं कर सकता. ही कैन नॉट बिकम अ साइकाइट्रिस्ट अगेन, नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉय इन 1894. उस टाइम मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स होते थे, लेकिन इतने नहीं होते थे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर सोसाइटी रिलेटिवली पीसफुल है, उसकी अकरेंस कम हो जाएगी. इसका मतलब ये नहीं कि वो होंगे नहीं या वो एग्जिस्ट नहीं करते थे. सेकंड, गेल्सबर्ग बहुत छोटा टाउन है, न्यूयॉर्क में मिलियंस ऑफ पीपल हैं, यहां पे उसका बिजनेस कैसे चलेगा? सो इट इज बेटर कि वो एक ऐसा काम करे. ऑब्वियसली फीड एंड ग्रेन को तो हर एक इंसान की जरूरत होती है खाने की. द final ironic revelation comes with Charlie's rhetorical question and answer. His old business, why Sam was my psychiatrist. Basically ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि रिवील करती है कि ये सारी चीजें सैम ने लिखी हैं और सैम उसका साइकाइट्रिस्ट था. ये बेसिकली एक स्पिन है स्टोरी में जो इधर आपको नहीं मिली क्योंकि आपको स्टार्टिंग से पता था सैम कौन है. दैट इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि जो मैंने आपको 3 थ्योरीज बताई हैं वो आपके आंसर्स को डिक्टेट करेंगी. अगर आप मानते हो कि थर्ड लेवल सच में रियल था, तो आपकी थ्योरी है कि ये थर्ड लेवल एक टाइम ट्रैवल की स्टोरी है. अगर आपकी सेकंड इंटरप्रिटेशन है कि ये सब चार्ली की हेलुसिनेशन है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये भी चार्ली की हेलुसिनेशन है, बिकॉज अगर वो थर्ड लेवल को इमेजिन कर सकता है, वो एक लेटर को भी इमेजिन कर सकता है, वो लेटर के कंटेंट को भी इमेजिन कर सकता है, और वो कॉइन स्टोर में जाके एक इंटरैक्शन को भी इन्वेंट कर सकता है. थर्ड इंटरप्रिटेशन इज मिक्सचर. अब मिक्सचर वाली इंटरप्रिटेशन में भी आपको पिक एंड चूज करना है कि आप किस में बिलीव करते हो. या तो आप बिलीव करते हो कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन फेक है, इमेजिनेशन है, ठीक है. सेकेंडली आप बिलीव करते हो सैम का जो लेटर है इमेजिनेशन है. थर्ड में आप बिलीव कर सकते हो कि उसने सच में विड्रॉ करे हैं और उसके भी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स चल रहे हैं, वो भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है. या फिर आप मान सकते हो कि वो लेटर रियल है. तो लेटर रियल है तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि फिर उसको फर्स्ट डे कवर कैसा मिल गया. हो सकता है कि उसने पुराना फर्स्ट डे कवर कहीं चिपका दिया हो, पुराना कहीं से सोर्स करके लगा दिया हो, और वो हलुसिनेट कर रहा है, उसने लेटर सच में लिखा है और उसके ग्रैंडफादर के कलेक्शन में डाल दिया है. अगर वो शायद इतने अच्छे दोस्त हैं, मे बी वो उसके घर आ गया था कभी. सो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन योर इंटरप्रिटेशन. अगर आप मुझसे पूछो, माई पर्सनल इंटरप्रिटेशन इज एवरीथिंग वाज अ हलुसिनेशन. ठीक है. दी ओनली थिंग दैट कैन बी रियल इज कि सैम ने सच में अपने आप को खो दिया है ट्राइंग टू फाइंड द थर्ड लेवल, और उसने सच में करेंसी निकाली है. लेकिन ये सब चीज मुझे डायरेक्टली हलुसिनेशन लगती है. ऑलराइट, अब याद रखना जो मैंने आपको अनरिलायबल नरेटर के बारे में बताया था व्हेन यू रीड दिस स्लाइड. अगर हम चार्ली की बात में माने कि ये सारी चीजें रियल हैं, तो ये जो ट्विस्ट है वो अंडरस्कोर कर देता है द सेंट्रल थीम ऑफ दिस चैप्टर, विच इज एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. जो इंसान ने चार्ली के एक्सपीरियंस को वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट बोल के डिसमिस कर दिया था, अल्टीमेटली उसने खुद इस रिफ्यूज को ढूंढा इन द पास्ट, वैलिडेटिंग चार्लीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स ऑफ द थर्ड लेवल एंड हाईलाइटिंग द यूनिवर्सल ह्यूमन डिजायर टू एस्केप द प्रेशर्स ऑफ कंटेम्पररी लाइफ. वो जिस इंसान ने उसे कहा था क्या सपने देख रहा है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट कर रहा है, वो ही पीछे चला गया. लेकिन रिमेंबर, ये एक अनरिलायबल नैरेटर हैं हमारे चार्ली जी. इनकी बातों पे हम बाय एंड लार्ज देख के ट्रस्ट नहीं कर सकते. दैट इज वाई जो 3 इंटरप्रिटेशंस हैं इस कहानी की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. गाइज, की वोकैबुलरी मैं आपको हर स्पीड सीरीज के लेक्चर में देता हूं. उससे पहले कमेंट करता हूं कौन सी इंटरप्रिटेशन में बिलीव करते हो. इंग्लिश लिटरेचर है, ये ऐसी स्टोरी ओपन एंडेड है, यू कैन बिलीव इन एनी ऑफ द 3, बट टेल मी व्हाई यू बिलीव इन दैट थ्योरी इन द कमेंट्स. गिव मी द रीजंस, क्योंकि आपको एग्जाम में रीजंस देने पड़ेंगे. की वोकैब क्या होती है? बेसिकली जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, जिनके आपको शायद नाम ना पता हो, जो आपको एग्जाम में लिखने चाहिए, उधर हम यहां पे वर्ड लिख देते हैं, उसकी डेफिनेशन दे देते हैं, और एनसीईआरटी में वो कहां मेंशन्ड है वो भी दे देते हैं. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो माय डियर चैंपियंस, और यहां पे हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं.
थर्ड लेवल एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है जो रियलिटी और फैंटेसी के बीच की जो लाइंस होती है ना, उन्हें ब्लर कर देती है, बिकॉज आपको समझ नहीं आता चैप्टर में क्या रियल है क्या फैंटेसी है, इनवाइटिंग द रीडर्स टू क्वेश्चन द नेचर ऑफ ट्रूथ। लेकिन एक चीज आपको हमेशा प्रूव होगी, विच इज द ह्यूमन डिजायर फॉर एस्केप। ये एक चीज है जो कोई भी नहीं आपको बदल के दे सकता। लेकिन एक चीज हमेशा हाईलाइट होती है, द ह्यूमन डिजायर फॉर एस्केप, जो हर एक इंसान में होता है, एंड ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर के टाइम तो हर एक लिटरल इंसान में होगा। चार्लीज जर्नी इनटू द मिस्टीरियस थर्ड लेवल एक एडवेंचर नहीं है, ये उसके दिमाग का एक सिंबॉलिक जर्नी है टू अ सिंपलर पीसफुल एग्जिस्टेंस जो फ्री होती है फ्रॉम द इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। यहां पे जो हमें डिटेल्स पता चलते हैं अबाउट 1894 गेल्सबर्ग इलिनॉय, वो बहुत आइडियलिस्टिक आइडियल सी इमेज पिक्चर पेंट करते हैं कि सब कुछ सही है, मेकिंग द अल्योर ऑफ द पास्ट ऑलमोस्ट रेसिस्टेबल। बेसिकली एक ह्यूमन नेचर होती है कि पास्ट में तो सब चीज सही थी, गुड ओल्ड डेज, बट व्हाट वी डोंट कंसीडर इज आवर ब्रेन ओनली रिमेंबर्स द गुड थिंग्स। अगर हम एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट को, तो हम प्रेजेंट के बारे में अच्छी चीजें नहीं देखेंगे। ऑब्वियसली वैसे बहुत ही कम होंगी, और इसका मतलब ये नहीं है कि जो पास्ट है इसका वो खराब है, बट इट इज स्टिल आइडियलिस्टिक। दैट इज व्हाई द वर्ड आइडियलिक इज यूज्ड। नैरेटिव की जीनियस, मतलब जो नैरेटिव की ब्रिलियंस है, लाइज इन इट्स एम्बिगुअस एंडिंग। हमें पता नहीं एक्चुअली में क्या हुआ है, आपकी इंटरप्रिटेशन डिपेंड करती है। वेयर द साइकाइट्रिस्ट सैम, हु इनिशियली डिसमिसेस चार्लीज क्लेम्स, अल्टीमेटली सकम्स टू द वेरी एस्केपिज्म ही डायग्नोस्ड। एक चीज तो मैं हमेशा मानूंगा, वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। शायद उसका एस्केप सही हो सकता है अगर आप साइंस फिक्शन थ्योरी में मानते हो, मैं नहीं मानता। तो मेरा मानना यह है सब कुछ हेलुसिनेशन है, लेकिन उसने एस्केप करने की इंटेंशन उसके अंदर भी थी, सैम के अंदर भी थी, तो उसने करेंसी निकाल ली और अब वो उसे ढूंढ रहा है। Sam's letter from the past serves as a powerful validation of Charlie's experience. उसे लगता है अच्छा सैम ने लिख दिया तो अब मुझे भी थर्ड लेवल ढूंढना पड़ेगा। बेसिकली एम्बिगुअस एंडिंग है, तो अब उसे लग रहा होगा अच्छा सैम पहुंच गया, अब तो मेरे को वापस ढूंढना पड़ेगा। अब उसकी वाइफ सोचो कितनी ज्यादा टेंशन ले रही होगी इस बात की। तो ये बेसिकली एक शेयर्ड लॉन्गिंग है। एज आई सेड एंड आई कीप सेइंग इन दिस लेक्चर, इट इज नॉट जस्ट अबाउट चार्ली, इट इज अबाउट एवरी पर्सन। ये जो पेन है, एंजाइटीज हैं, फियर है, इनसिक्योरिटी, वॉर, वरी है, ये हर एक इंसान में है उस टाइम। अल्टीमेटली जैक फिनी की स्टोरी रेजोनेट करती है हर एक इंसान के साथ, क्योंकि ये यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रूथ के बारे में बात करती है कि जब भी ओवरवेलमिंग प्रेशर्स होंगे आपकी करंट जिंदगी में, मॉडर्न जिंदगी में, कंटेम्प्रेरी जिंदगी में, जो आपका सपना होगा जगहों में जाने का, गोइंग प्लेसेस लाइक सोफी, जो विच अगेन टॉक्स अबाउट डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस। सो यू कैन गेट अ क्वेश्चन वेयर बोथ ऑफ दीज चैप्टर्स आर लिंक्ड टुगेदर। Particularly to a more tranquil past, a past जहां पे ज्यादा पीस हो, remains a potent and enduring fantasy। मतलब एक ऐसी फैंटेसी जो हम सबको पुल करती है। कौन नहीं चाहेगा going back to their childhood, enjoying cartoons like Doraemon and Mickey Mouse, and skipping school when there is rain, and not spending your days working, working, working. It is a human desire, my dear champions, and that is what this chapter is about. And if you would like to master this chapter, which I'm sure आपने बहुत अच्छा कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर देना ग्रैंड अकेडमी को। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हो, नॉट इनटू द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, बट इनटू योर ड्रीम ऑफ स्कोरिंग 100 इन इंग्लिश एंड देयरफॉर मेकिंग 95% इन क्लास 12 रियलिटी, जॉइन द प्रोमैक्स इंग्लिश कोर्स। बहुत ही बढ़िया ऑफर लगा हुआ है इस पे, लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। नोट्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, 8 घंटे में आपका मैं रिकॉर्डेड फैशन में सिलेबस करवा दूंगा, लाइन बाय लाइन, वो भी एनसीईआरटी से फ्लैमिंगो विस्टास दोनों। वीडियोस मिलेंगे भर भर के, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, पीपीटी लेक्चर्स भी मिलेंगे, आंसर राइटिंग के मास्टर गाइडेंस वीडियोस भी मिलेंगे, और लाइव वर्कशॉप भी होगी इसकी। 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलने वाला है, पैरेलल नैरेटिव क्वेश्चंस भर भर के मिलेंगे उसमें, और बढ़िया स्ट्रैटेजीज मिलने वाली हैं जहां पे मैं आपको आंसर राइटिंग सिखाऊंगा। सैंपल पेपर्स, नोट्स, सब कुछ है, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हेड टू द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। दैट वाज द चैप्टर गाइस, द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। व्हाट एन अमेजिंग चैप्टर। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे, स्पीड सीरीज से बाकी सारे चैप्टर्स भी पढ़ लेना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी। क्या आपने सब्सक्राइब कर लिया? वेरी गुड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप winning, you champions!